गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जीवन के सभी रसों का आनंद सिर्फ एक रस में, एग्जाम रस में। आइए हम बातचीत करने जा रहे हैं जीएस पेपर 4 जो 2023 और 24 के विद्यार्थी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं। हम शुरुआत कर चुके थे उसमें पोस्टमार्टम सीरीज। पोस्टमार्टम सीरीज का मकसद है सिलेबस को डिफाइन करना, सिलेबस को समझना, ताकि हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। हमने इस सीरीज में जीएस पेपर 1 जो कि मेंस का जीएस का पहला पेपर होता है, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, इन तीनों को डिटेल में समझाया था। हमने बताया था कि कौन सी किताबें पढ़नी हैं, कौन सी यूनिट किस विषय से जुड़ी हुई है, कितने प्रश्न उसमें आते हैं, प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस में कितना इंपॉर्टेंस है। आज की जो दो बातें हम या आज के जो दो पेपर हम समझाने वाले हैं, जीएस पेपर 4 और निबंध, इन दोनों पेपरों की खासियत होती है कि ये दोनों एक्सक्लूसिवली केवल और केवल मेंस में आते हैं। मतलब इनका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं होता। उन चीजों पर भी हम आ जाएंगे जो जीएस पेपर प्रीलिम्स में पेपर 1 के बारे में बातचीत की गई है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। मुझे बताइए कि सबसे पहले तो क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से? हमने इसके पहले जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 जो मेंस में सिलेबस है यूपीएससी के द्वारा मेंशन, उसको डिटेल में समझा। हमने जाना कि कौन सा मटेरियल पढ़ना है, हमने जाना कि उसका प्रीलिम्स में कितना महत्व है, मेंस में कितना महत्व है। आज हम जिन दो पेपरों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये दोनों पेपर केवल और केवल मेंस में आते हैं। मतलब पहली परीक्षा में इन पेपरों का कोई मतलब नहीं है, संबंध नहीं है।
जीएस पेपर 4 और हम बातचीत जो करने जा रहे हैं निबंध, ये उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कुछ संक्षिप्त में बातें मैं बता दूं कि आप अपने तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। इस चैंपियनशिप में 27 मार्च को टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आप कई सारे प्राइज जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक रिफर कोड यूज करना होगा। और इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो MK लाइव रिफर कोड पर सीधा 20% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी आपको दिया जा रहा है। बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए ऑफर आपके पास है। साथ ही साथ इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेंस क्वालिफाई किया है उनके लिए टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो MK लाइव रिफर कोड के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप का ऑप्शन मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर का ऑप्शंस मिलता है। लोन की फैसिलिटी आपके पास MK लाइव रिफर कोड के माध्यम से है। आज से कई सारे नए बैच बन रहे हैं, आप उनके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी स्टोर अब ओपन हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, और MK लाइव हमारा रिफर कोड है। अनअकैडमी पर जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इस रिफर कोड को यूज कर सकते हैं। वर्ष भर का करंट अफेयर इस शुक्रवार शाम 6 बजे हम लेकर आएंगे, जिसमें पूरे प्रमुख सूचकांक, प्रमुख समितियां, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख रिपोर्ट और प्रमुख कानूनों पर बातचीत होगी। थोड़ी लंबी क्लास होगी। जिन स्टूडेंट्स का करंट अफेयर कवर नहीं है उन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए आज आस्क मी एनीथिंग की क्लास रखी हमने। सीसेट की क्लास कल से शुरू कर लेंगे हम लोग। अब इधर आइएगा सभी लोग और ध्यान से देखते चलिएगा। जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इस पेपर का नाम है। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। जीएस पेपर 4 2013 में यूपीएससी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, प्रारंभ किया गया। इस पेपर में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए, भाग ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाएंगे, सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस यूनिट 1 से लेकर 7 यूनिट में एक्सप्लेन किया गया है यूपीएससी के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन से गुण होने चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन से गुण होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है क्या कानून और परंपराएं एक दूसरे की विरोधी होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक बेहतर प्रशासक का निर्माण कर सकती है। आपसे पूछा जा सकता है अभिवृत्ति और मनोवृत्ति में क्या अंतर है। आपसे पूछा जा सकता है कि नैतिकता का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो पार्ट ए है इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कई थिंकर्स भी पूछे जा सकते हैं।
जैसे कहा जा सकता है कि गांधी का अहिंसावाद और गांधी का नैतिकताएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है। अरस्तु के विचारों से लेकर भारतीय चिंतकों में कई धार्मिक विचारकों के नैतिक पक्षों पर भी प्रश्न बन सकता है। तो जो पार्ट ए है, इसमें प्रशासनिक स्तर पर एक अधिकारी के अंदर कौन से नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है से लेकर पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है कि हम क्या क्या पूछेंगे। लेकिन पार्ट बी है, आधा पेपर है ये, जिसको यूनिट 8 में लिखा गया है और इसका नाम रखा है केस स्टडी। केस स्टडी में आपके सामने निर्णय निर्माण जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपका एक अधीनस्थ अधिकारी जो कि कार्य बहुत निपुणता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करता है, लेकिन यह व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बेहतर सोच नहीं रखता। एक महिला कनिष्ठ के द्वारा इस व्यक्ति की शिकायत आपके सामने की जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें क्या सलाह देंगे और क्यों? या फिर इसके पार्ट बी में केस स्टडी बनाया जा सकता है, और वो केस स्टडी कैसा बन सकता है? वो पूछ सकता है कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक स्तर पर नैतिकताओं का पतन हो रहा है, उसे कम करने के लिए, उसे और हम कह सकते हैं कि सुधार करने के लिए, नैतिकताओं का सुधार करने के लिए निम्न में से कौन कौन से आदेश आप पसंद करेंगे और क्यों? आप किसी जिले में प्रिंसिपल हैं और मध्याह्न भोजन का निर्माण अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। स्कूल के कुछ पेरेंट्स और बच्चे या खास करके अभिभावक, बच्चों के अभिभावक उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हाथों का भोजन खाने के लिए मना कर देते हैं। तब आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? यदि आप विद्यालय के प्राचार्य हैं, कौन कौन से उपायों को आप वरीयता के रूप में चुनेंगे? आपके जिले में आप एक पुलिस अधिकारी हैं, जिले में सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है और सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि सरकार किसी विशेष धर्म को समर्थन देती है। ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो दूसरा केस स्टडी होता है, 50% पेपर होता है, बड़े बड़े सवालों के रूप में पूरी कहानी आपके सामने रखी जाती है। उस कहानी को पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाता है कि अब आप यहां पर क्या कदम उठाएंगे। तो इसके दो हिस्सों में अगर हम बात करें तो लगभग 50% पेपर सैद्धांतिक होता है और 50% पेपर प्रैक्टिकल होता है। हम ये उम्मीद नहीं करते कि आप एक बढ़िया आंसर देंगे, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करते कि आप उसमें बेहतर रीजन जरूर देंगे, सही कारण जरूर पेश करेंगे कि हां हम उसमें क्या बातों को बता सकते हैं। सो पार्ट ए कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड है, एंड इन दिस पार्ट जनरली एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एथिक्स, based on the theory of aptitude, based on the theory of attitude, based on the theory of integrity, and so on. But in the part B, generally examiner asks the question based on a theoretical conditions. सैद्धांतिक कोई परिस्थितियां बनाई जाएगी based on a particular circumstances एंड पर्टिकुलर बेस्ड ऑन पावर्स। मतलब आपको एक अधिकार दिए जाएंगे कि आप प्रिंसिपल हैं, आप एक अधिकारी हैं, और फिर उस पर सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो एथिक्स होता है,
ये 2013 से एक नया पेपर है। इन पेपरों में स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं। मैंने वो स्टूडेंट्स भी देखे जिनके नंबर 40 से भी कम आए हैं, और वो स्टूडेंट्स भी देखे जिनके नंबर 140 से ज्यादा आए हैं। जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 में स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेजन आ ही जाते हैं, 60, 70, 80 आ ही जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने 40 से भी कम देख लिए हैं, क्योंकि कई बार सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है। तो यहां ये जानना बहुत जरूरी है, यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है। एग्जामिनर आपको इसमें क्या क्या चीज की मांग कर रहा है। आइए देखते हैं कि यूपीएससी क्या कहती है। इस प्रश्न पत्र को वर्ष 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप हुए परिवर्तन के तहत जोड़ा गया, ताकि सिविल सेवा हेतु आधारभूत मूल्यों के संदर्भ में अभ्यर्थी के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जा सके। हमें ऐसा लगता था, मतलब यूपीएससी को ऐसा लगता था कि बच्चे पढ़कर याद करके तो बन जाते हैं आईएएस, लेकिन उनके अंदर नैतिकताएं उतनी बेहतर नहीं होती है। वह नहीं समझ पाते हैं कि समाज को किस तरीके से उन्हें देखना चाहिए, और कई बार संवेदनशील मुद्दों पर नए नए आईएएस के द्वारा कई प्रकार के गलत निर्णय ले लिए जाते थे। तो एक अधिकारी में प्रशासनिक गुणों के साथ साथ नैतिक गुणों का विकास करने के लिए भी यह कार्य किया गया। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न मूलतः नैतिकता, मूल्य, अभिवृत्ति जैसे बिंदुओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस पेपर आर बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पॉइंट्स लाइक एथिक्स, वैल्यू एंड एटीट्यूड। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों की प्रकृति को पाठ्य पुस्तक और अन्य किसी के अध्ययन सामग्री के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। प्रश्नों की यह प्रकृति इस प्रश्न पत्र को संतुलित स्वरूप प्रदान करती है, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत कठिन और बहुत सिंपल नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको यहां एक बात बता दूं, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व अंग्रेजी में देख लेना इसको अकाउंटेबिलिटी, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों शब्दों को थोड़ा समझिएगा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन देख लीजिएगा प्लीज, पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं, देखो जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व पहली नजर में सुना जाए तो ऐसा लगता है कि एक ही बात है, लेकिन दोनों में अंतर है। जवाबदेहिता फॉर्मेलिटीज है, नियमों पर आधारित है। यह कागजी हो सकता है, यह पूर्ण करना सिस्टम के लिए जरूरी है, और यह है अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। यह नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। आइए थोड़ा व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूं। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप में से कुछ स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लिया और 1,50,000 रुपए फीस जो भी है वो जमा की। अब आपकी जवाबदेहिता है कि आप शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको पढ़े, जो कार्य सौंप रहा है उसको करें, लेकिन आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपनी पूरी ऊर्जाएं, पूरी क्षमताएं झोंक दे अपनी सफलता के लिए। एक कार्य की पूर्ति का बोध कराता है और एक कर्तव्यों की पूर्ति का बोध कराता है।
कार्य और कर्तव्य में अंतर है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फीस ले रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कार्य है। लेकिन यदि मैं आपको पढ़ाने के साथ आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हर गलत जगह पर आपको टोक रहा हूं, जहां मुझे लगता है कि आप गलत जा रहे, मैं वहां पर आपको डांट रहा हूं, जहां आप बेहतर कर रहे, मैं वहां पर आपकी तारीफ कर रहा हूं, और मैं आपको हर रास्ते में चलते समय बता रहा हूं कि कहां गलत कहां सही है, तो अब मैं कार्य नहीं, मैं कर्तव्य कर रहा हूं। कार्य से भी बेहतर होता है कर्तव्य। जहां व्यक्ति कर्तव्यों की पूर्ति करता है, हम कहते हैं वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। जहां व्यक्ति कार्य की पूर्ति करता है, हम कहते हैं कि वो जवाबदेहिता का निर्वहन कर रहा है। तो साधारण रूप में शब्द आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब हम इन शब्दों की गहराई में जाते हैं तो इन शब्दों में बहुत बड़ा अंतर मिलता है। तो नैतिकता या इस एथिक्स वाला जो पेपर है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की बातचीत की गई है, इसमें व्यक्ति के अंदर झांक कर ज्यादा देखा जाता है कि वास्तविक रूप में ये केवल ज्ञानी है कि इसके अंदर मोरालिटी भी है। नैतिकताओं के साथ साथ यह समाज के नियमों को समझता है, अपने कर्तव्यों को जानता है। यह पेपर वास्तविक रूप में शामिल करने का मेन मकसद था भारतीय प्रशासन में भारतीय गुणों को शामिल करना। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों की प्रकृति को पाठ्य पुस्तक अथवा अन्य किसी अध्ययन सामग्री के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। इस खंड के प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार होती है जिसमें अभ्यर्थी के कथित किताबी ज्ञान के बजाय दैनिक जीवन के व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ मूल्य आधारित ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। जैसे इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया था कि आपके अपने जीवन में ऐसा कोई निर्णय बताइए जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन हुए हो। आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य समझाइए जिसके कारण आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए हो। ऐसे कई प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि आज मुझे कुछ इशू लग रहा है। लगभग 400 बच्चे लाइव हैं, लेकिन ना केवल लाइक कम दिख रहे हैं बल्कि वेटिंग दिखा रहा है। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ टेक्निकल इशू है। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवार की सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से संबंधित विषय के प्रति उनका एप्टीट्यूड तथा उनके दृष्टिकोण और समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को इसमें कवर किया जाएगा। सिलेबस देख लीजिए, 7 यूनिट है सिलेबस में केवल, बट पूरी गोल मटोल है। गोल मटोल का मतलब है कि अधिकतर यूनिट जो है ना, वो सिलेबस का दोहराव कर रही है। पहली यूनिट में जो बोला वो 5वीं यूनिट में भी बोलेंगे, जो पहली यूनिट में बोला है वो तीसरी यूनिट में भी बोलेंगे। तो ऐसा लगता है कि जिसने सिलेबस बनाया उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डाले और क्या नहीं। ये बात थोड़ी समझना। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिकाएं। दूसरी यूनिट अभिवृत्ति सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध। कंटेन मतलब एटीट्यूड का कंटेन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि किसे कहते हैं, सामाजिक उसका प्रभाव और धारण क्या है, दूसरी यूनिट है।
तीसरी यूनिट है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। अब वही वापिस आ गया, पहली यूनिट वाली बातें फिर हवाबाजी में आ गई। संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना। यूनिट 4 इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ किसे कहते हैं, प्रशासन में इसका महत्व क्या है। यूनिट 5 भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान। यूनिट 6 लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र की स्थिति और समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शक के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व और नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ये भी सिलेबस आप देखेंगे कि कुछ अलग नहीं है, वही बातें जो लोक सेवा की बात पहले सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर रहे थे, अब लोक सेवा की कह दी। 7वें में शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियां। ये 7 यूनिट थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। इन 7 यूनिट पर जो प्रश्न बनते हैं वो आपको लिखने होते हैं, चिंतकों के माध्यम से परिभाषाएं अधिकतर जगह पूछी जाती हैं, उन शब्दों या टर्मिनोलॉजी का मतलब पूछा जाता है, अभिवृत्ति से क्या समझते हैं, मनोवृत्ति से क्या समझते हैं, कार्य और कर्तव्यों में क्या अंतर होता है, नैतिकताएं किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोरालिटी से अलग मानी जाती है, एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस होता है, एक नैतिक व्यक्ति किस प्रकार से कानून का उल्लंघन कर सकता है या कानूनों को मानने वाला व्यक्ति कैसे नैतिकताओं का पालन कर सकता है, कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जो 8वीं यूनिट है ना, वो सारे सिलेबस पर केस स्टडी की बात करता है, जो कि आधा पेपर है। तो 50% पेपर इसका केस स्टडी पर आधारित है। इसलिए नैतिकताओं का जब भी आप अध्ययन करें और जब भी इस पेपर को तैयार करें, तो पेपर को तैयार करने के बाद आपको इसकी केस स्टडी तैयार करनी चाहिए, तभी पेपर का समग्र अध्ययन माना जाएगा। क्योंकि यदि इनकी केस स्टडी आपने कंप्लीट नहीं की तो उसका असर आप लोगों पर यह पड़ेगा कि आप वहां पर सटीक रूप में उन आंसरों को नहीं चुन पाएंगे जो एक प्रशासनिक व्यक्तित्व के अंदर होते हैं। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पेपर है निबंध का। जब हमने मेंस लिखा था तो हमारे जमाने में 200 नंबर का एक निबंध आता था, केवल 200 नंबर का निबंध होता था। पर जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ तो 2 निबंध पूछे जाने लगे, 125 नंबर के। हमें उस समय निबंध लिखना होता था 1200 से लेकर 1500 शब्दों में, और वर्तमान में निबंध लगभग 1000 शब्दों में लिखना पड़ता है। 2 निबंध आते थे शुरुआत में, पिछले साल के पहले 2021 के मेंस के पहले जितने भी निबंध आते थे वो 2 तरीके के होते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरली दार्शनिक निबंध होते थे और पार्ट बी में सामान्य अध्ययन पर आधारित। लेकिन 2021 में तो पूरे निबंध ही दार्शनिक कर दिए, फिलोसॉफिकल निबंधों की वरीयता हो गई, खास करके 2021 के मेंस में। निबंध किसे कहते हैं? तो निबंध एक तरीके से बंधा हुआ निश्चित दिशा में विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह निबंध की परिभाषा को दर्शाता है। अच्छी तरह से बंधा हुआ। यह प्रश्न पत्र 250 अंकों का होता है, 125 अंकों के 2 निबंध इसमें लिखने होते हैं।
3 घंटे का टाइम मिलता है। निबंध का प्रश्न पत्र 2 खंडों में बांटा होता है। प्रत्येक खंड से अनिवार्यतः एक विषय का चयन करके 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा 1200 है, लेकिन 1000 भी तय है। निबंध मूलतः पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय और दार्शनिक विषयों पर होते हैं। यूपीएससी के पैटर्न की बात करें तो सामान्य अध्ययन और दार्शनिक 2 प्रकार के निबंध जनरली बनते हैं। सामान्य अध्ययन में पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दों में जैसे शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का मुद्दा है। वही दार्शनिक पहलुओं में आदर्शवादी विचारधाराओं की बात आ सकती है, संस्कृति और विरासत से जुड़ी हुई बातें बन सकती हैं, नैतिकताओं से जुड़ा हुआ निबंध बन सकता है, कोई परंपराओं की बातचीत, सामाजिक मूल्य या दार्शनिक विचारकों के द्वारा प्रस्तुत विचारों पर भी सीधा निबंध बनता है। जैसे जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो स्वयं में लाए। इस तरीके के दार्शनिक निबंध कई बार पूछे गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निबंध में पूछे जाने वाले टॉपिक मूलतः सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्नों के दायरे से होते हैं। अतः सामान्य अध्ययन की अच्छे से तैयारी करने से निबंध के प्रश्न पत्र की तैयारी स्वतः की जा सकती है। लेकिन यहां मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि निबंध की तैयारी जीएस पेपर 1 to 4 के होने के बाद आप किसी टीचर के मार्गदर्शन में करिए तो जल्दी होगा। बाकी यदि आप केवल एक आइडिया सीख लीजिए कि अच्छा निबंध कैसा लिखते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, एक मूलभूत समझ विकसित कर लीजिए तो भी आप निबंध बढ़िया लिख पाएंगे। निबंध को अगर आपने जनरल स्टडी की तैयारी नहीं की और निबंध पर ही अध्ययन करने लग गए तो आपको कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि अद्भुत ज्ञान बता रहा है मास्टर, जबकि बकवास कर रहा था, क्योंकि तुम्हें जीएस में कुछ भी नहीं पता था। जब आप जीएस में एक बेहतर पकड़ बना लेते हैं ना, तब निबंध पढ़िए तो आपको सामने वाला मास्टर कितनी हवाबाजी कर रहा है वो समझ में आएगा। इसके बावजूद निबंध लेखन में कुछ मूलभूत बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए सिलेबस में अभ्यर्थी से स्पष्ट रूप से निबंध में दिए गए विषय के निकट अपने विचारों को संक्षिप्त, सटीक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने की आशा की गई है। अच्छे निबंध में एक तो क्रमबद्धता, फ्लो ब्रेक नहीं होगा, सटीकता होगी, अस्पष्टता नहीं होगी, विषय से दूर नहीं जाएगा, अभिव्यक्ति स्पष्ट होगी, उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे और कभी भी निबंध में बहुआयामी दृष्टिकोण दिखना ही चाहिए। यदि निबंध में बहुआयामी दृष्टिकोण नहीं है तो यकीन मानिए कि वो निबंध अधूरा ही माना जाता है। माना जाता है कि उस निबंध के केवल एक आयाम को समझाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार अभ्यर्थी सरलता और अपेक्षाकृत कम अध्ययन से इस प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक प्राप्त करने की संभावना रखता है। दोनों ही पेपरों में सबसे छोटा सिलेबस है। देखो, मैं एक खुले तौर पर चैलेंज बता रहा हूं, जितने भी मार्केट में मास्टर एथिक्स पढ़ाने वाले हैं ना, वो कहेंगे 40 दिन एथिक्स पढ़ाते हैं हम, 30 दिन एथिक्स पढ़ाते हैं, आधे टाइम बातें ही करते रहते हैं। एथिक्स का सिलेबस अगर आप कितनी भी ताकत लगा दीजिए तो 50 to 60 आवर से ऊपर जाएगा नहीं। और निबंध सच में 30 से लेकर 40 आवर से ज्यादा बड़ा बनता ही नहीं है। मास्टर आपको पहले 4-5 घंटे निबंध सच में लिखाना सिखा रहा है, बाकी बचे हुए 25 घंटों में तो वो विषय को ही समझा रहा है, तो वो निबंध थोड़ी होगा। इसलिए बोलने वाले आपसे कहेंगे कि हम 100 घंटे पढ़ाते हैं, तो 100 घंटे पढ़ाने वालों का कोई नाम तो ले ले कि हाँ इन्होंने 100 घंटे पढ़ाया और अद्भुत पढ़ाया, उसके बाद ही निबंध में मैंने आसमान छू लिए। खुद की मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन इसमें मार्गदर्शक अच्छा रहना चाहिए। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता।
तो इस पेपरों का तनाव जनरली मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के बाद लीजिएगा। जब आप प्रीलिम्स निकाल देंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर यदि जो 2024 के बच्चे हैं उनके पास टाइम है, जब तीनों पेपर कवर हो जाए, जीएस पेपर 1, 2, 3, तब चौथे पेपर को कवर कर लीजिएगा, निबंध भी कर लीजिएगा। 23 वाले बच्चे तो पीटी के बाद देखेंगे, लेकिन 24 वाले बच्चे अभी शुरुआत में कर सकते हैं। आप निबंध को देख सकते हैं। आत्मसंधान की प्रक्रिया तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, जबकि भौतिकता माया है। सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। पालना झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली भी होती है, मतलब सर्वोत्तम से भी बेहतर कुछ होता है। तो ये थे दोनों पेपर। इन दोनों पेपरों के लिए स्ट्रैटेजी अभी मत बनाइएगा। पहले पेपर 1, 2, 3 पीटी की तैयारी पर ध्यान दीजिएगा, सीसेट की तैयारी पर ध्यान दीजिएगा, फिर इन दोनों पेपरों पर गौर करेंगे। यदि आप इनके लिए किताब की मांग करते हैं तो मटेरियल तो हमारा प्लस पर है अवेलेबल, यूट्यूब पर जल्दी आएगा। किताब के रूप में लेक्सिकन की किताब भी अच्छी किताब मानी जाती है। इसके अलावा अभय कुमार सर की किताब भी ठीक ठाक आती है। बहुत सारी इसमें किताबें और भी हैं, बट मेरे हिसाब से पहले आप जीएस को कवर करके फिर इस पेपर में आइएगा। निबंध के लिए किताब खरीदने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप थोड़ा एडिटोरियल में, जब कोई बड़े मुद्दों पर एडिटोरियल आता है उसको देखिएगा। निबंध में आपके सामने जब कोई बड़े ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत चल रही होती है तो एक बार कंप्लीट समझ लिया करिएगा दाएं बाएं उसके विभिन्न आयामों को, और थोड़ा सा आप दार्शनिक निबंधों की ओर आकर्षित होने के लिए प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस होगी उतना ही बेटर होता चला जाएगा। तो एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। सीसेट हमारा चल रहा है तो सीसेट तो चलता रहेगा। प्राचीन भारत पर अभी हमारी 1-2 कक्षाएं इसी वीक में आ सकती है। आज हमने आस्क मी एनीथिंग रखा है 7:30 बजे, तो आप लोग अपने डाउट निकाल कर रख लीजिएगा। आस्क मी एनीथिंग में हम सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के डाउट ले लेंगे जिन्होंने डाउट भेज दिए होंगे। सभी को